नमस्कार साथियों। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बिहार सरकार एवं केंद्र सरकार को गंगा नदी के क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण को लेकर रिपोर्ट मांगी गई है। केंद्र सरकार से तथा बिहार सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसने अवैध अतिक्रमण को हटाने को लेकर अब तक क्या-क्या कदम उठाए हैं, उन कदम के बारे में भी जानकारी दीजिए और अतिक्रमण के बारे में भी विस्तार से आप हमें बताइए। अब मामला देखिए, गंगा नदी के किनारे अतिक्रमण का मामला कोई नया मामला नहीं है। गंगा नदी के रिवर बेड में कई सारे आपको बिल्डिंग बने हुए मिल जाएंगे, अवैध निर्माण बना हुआ आपको मिल जाएगा। गंगा नदी का बिहार में अपना ही एक विशेष महत्व है। अगर हम बिहार में गंगा नदी की बात करें तो बिहार में गंगा नदी बिहार के कुल 12 जिलों से होकर गुजरती है। वैसे तो गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड में गंगोत्री हिमनद से होता है और इसका मुहाना बांग्लादेश और बांग्लादेश में देखने को मिलता है सुंदरवन के डेल्टा के क्षेत्र में, और सुंदरवन का डेल्टा भारत और बांग्लादेश दोनों के क्षेत्र में अवस्थित है। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में गंगा नदी चौसा बक्सर से प्रवेश करती है और यह कटिहार में मनिहारी के पास से यह निकलती हुई पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है और इस तरीके से बिहार में कुल 445 किलोमीटर प्रवाहित होती है, जिसमें सर्वाधिक प्रवाह पटना में लगभग 97 किलोमीटर है, जबकि दूसरा भागलपुर में 93 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलता है। तो आप इसके क्रम को याद रख सकते हैं कि बिहार में गंगा नदी कुल 12 जिलों से होकर क्रॉस करती है। बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया और भागलपुर तथा कटिहार, यानी कि इतने जगहों से होकर गंगा नदी गुजरती है। अभी पूरा मामला क्या था? पूरा मामला था गंगा नदी के क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण को लेकर, और इसी मामला पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एक दिशा निर्देश दिया है, जहां केंद्र और बिहार सरकार को गंगा के तट पर अवैध निर्माण को हटाने के लिए जो भी कदम सरकार के द्वारा उठाया गया है उन कदम के बारे में जानकारी मांगा है। यानी माननीय सर्वोच्च न्यायालय सरकार से यह जानना चाहती है कि सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति केबी विश्वनाथन की खंडपीठ ने अधिकारियों द्वारा उन्होंने जो हटाने के प्रस्तावित तरीके हैं और समयावधि के अलावा आज तक जो विद्यमान अतिक्रमण की संख्या है उनके बारे में भी जानकारी मांगी है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार और केंद्र सरकार से गंगा के क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण को हटाने को लेकर भी जानकारी मांगा है, और साथ ही साथ दूसरा आप देखिए तो दूसरी जानकारी कितने अतिक्रमण विद्यमान हैं इसके बारे में भी जानकारी मांगा गया है। देखो मामला क्या था? मामला था 2020 का एक आदेश था और उसी आदेश के खिलाफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई कर रही थी, और इस मामले में जो अपील करता है वो है पटना के निवासी अशोक कुमार सिन्हा। इनके तरफ से एनजीटी के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसे भारत में पर्यावरणीय न्यायालय के रूप में जाना जाता है, उसके 30 जून 2020 के आदेश के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, क्योंकि जब पटना के निवासी गंगा के क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण को लेकर वो एनजीटी के पास पहुंचे थे तो वहां पे एनजीटी में इस मामला को खारिज किया गया था, क्योंकि अपीलकर्ता का यह कहना है कि जो गंगा का बाढ़ का मैदान है उस बाढ़ के मैदान में बहुत सारे अवैध अतिक्रमण देखने को मिलते हैं, अस्थाई अतिक्रमण देखने को मिलता है, और उसी को लेकर के वो पहुंचे थे। लेकिन एनजीटी ने इस मामले को खारिज कर दिया था और एनजीटी के इस निर्णय के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, और सुप्रीम कोर्ट में उनके वकील आकाश वशिष्ठ हैं जिन्होंने मामला को रखा।
और उन्होंने अपने मामला में साफ शब्दों में कहा है कि जो गंगा का बाढ़ का मैदान है वहां बड़े स्तर पर अवैध, अनधिकृत और अतिक्रमण मौजूद है, जिसमें बहुत सारे भवन बनाए गए हैं, बस्तियां बसाई गई हैं, ईंट भट्ठे हैं और कई धार्मिक संरचनाएं भी बनाए जा रहे हैं। इन बात को लेकर मामला पहुंचा था, क्योंकि अगर नदियों के बाढ़ के मैदान में इस प्रकार की अवैध संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा तो यह एक तो नदी के पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाएगा, और जो नदियों के किनारे जो ये संरचनाएं बनाई जाती है वो वल्नरेबल है। वल्नरेबल इसलिए है क्योंकि ये क्षेत्र संवेदनशील होता है। जब नदियों में बाढ़ का पानी बढ़ेगा, जब नदियों के जल का स्तर बढ़ेगा तो ये क्षेत्र डूबने का डर होगा, और ये डूबेगा तो वो मिट्टी दलदली होगी और इन भवनों का नष्ट होने का भी डर है। तो यह भी एक नुकसान देखने को मिलता है। और दूसरा, बाढ़ के मैदान का अतिक्रमण भी हो रहा है। इस मामला को लेकर के वकील पहुंचे थे पटना निवासी अशोक कुमार सिन्हा, और उनके वकील आकाश वशिष्ठ ने मामला को रखा। अदालत ने क्या कहा? अदालत कई बातों पर ध्यान दिलवा रही है। पहला, अदालत कह रही है कि हमें सरकार के द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं इन अवैध अतिक्रमणों को हटाने के लिए, उस पर जानकारी चाहिए। दूसरा, कितने अतिक्रमण हैं, इन अतिक्रमण के बारे में भी जानकारी मांगा है, क्योंकि गंगा नदी का एक विशेष महत्व है। गंगा नदी का एक सांस्कृतिक महत्व तो है ही, धार्मिक महत्व तो है ही, पर्यावरणीय महत्व भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि नदी किसी भी क्षेत्र की जीवन रेखा मानी जाती है। और गंगा नदी डॉल्फिन, जो कि भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में जाना जाता है, आपको मैं बताता चलूं, 5 अक्टूबर 2009 को डॉल्फिन को, जो गैंगेटिक डॉल्फिन है, उसे राष्ट्रीय जलीय जीव, नेशनल एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर किया गया था। इसलिए प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। और बिहार में ही जो भागलपुर जिला है, वहां सुल्तानगंज से लेकर कहलगांव तक के क्षेत्र को विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य घोषित किया गया है। और पटना में जो पटना यूनिवर्सिटी का कैंपस है, वहां पे डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भी ओपन किया गया है। ये भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है, और बिहार में जो डॉल्फिन अभयारण्य है, ये भारत का पहला डॉल्फिन अभयारण्य है। तो डॉल्फिन भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है, और अगर नदी प्रदूषित होगी, अगर नदी का जो स्तर कम होगा, नदी संकुचित होगी, तो इन डॉल्फिन के जीवन पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को निर्देश देते हुए उनसे अवैध अतिक्रमण को हटाने को लेकर किए गए प्रयासों और अवैध अतिक्रमणों के बारे में जानकारी मांगी है। तो ये पूरी जानकारी थी जो कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया दिशा निर्देश से पता चलता है। तो मिलते हैं साथियों एक और नए और बेहतर जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।